राजा हरि सिंह अपनी तलवार निकालता है और राजकुमारी लक्ष्मी पर एक ही बार में हमला कर देता है। वो एक ही झटके पे जमीन पे गिर जाती है और मौके पर एकदम तोड़ देती है। ये देखकर राजा दीवान गुस्से से लाल पीला हो जाता है और तलवार निकाल लेता है। दोपहर का समय था। राजा हरि सिंह को बहुत प्यास लगी हुई थी। तभी उसे करीब ही एक सुंदर तालाब दिखता है। वो अपने घोड़े से उतरकर उस तालाब की तरफ जाता है। राजा तालाब की तरफ जाकर पानी पीने वाला होता है कि उसको एक आवाज आती है। इस पानी को पीने की गलती मत करना राजा हरि सिंह। राजा घबराकर इधर उधर देखता है। वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। राजा का इतना कहना ही था। एक कबूतर उड़ता हुआ राजा के पास आता है और राजा के करीब आता है और कबूतर इंसानी आवाज में बोलने लगता है। राजा हरि सिंह, तुम अपने पापों की सजा जरूर भुगतोगे। तुम जैसे पापी आदमी इस तालाब से पानी नहीं पी सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंसानी आवाज में बात करोगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर राजा जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उसे कबूतर पर हमला करने वाला होता है कि वहाँ कबूतर उसकी नजरों से अचानक गायब हो जाता है। राजा बहुत घबरा जाता है। वो दोबारा से अपने घोड़े पर बैठता है और वहाँ से चले जाता है। इस घटना के ठीक 20 साल बाद। क्या हुआ मंत्री लक्ष्मण? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। राजा की जय हो। राजा, हमारे राज्य में आने वाले यात्रियों ने शिकायत की है कि वह जब से पुराने तालाब के पानी पीते हैं सब के सब बीमार हो जाते हैं। इस पर भी 10 यात्री बीमार हुए हैं। वैसे वो तालाब हमारे राज्य में नहीं आता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। इस बार मैं अपने बेटे को उस तालाब के बारे में जानने के लिए भेजूंगा। इस बहाने उसकी सलाहियत का भी पता चल जाएगा और इस मसले का हल भी हो जाएगा। इसके बाद राजा अपने घोड़े पर बैठकर दूर एक जंगल में निकल जाता है। वहां जाकर वो एक झोपड़ी के पास रुकता है। वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक लंबे चौड़े कद का एक नौजवान आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है। वो नौजवान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो राजा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। पिताजी, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, कैसी जहमत। मैंने सोचा कि तुम पहले ही इतनी कठिनाइयों से रहते हो, तुम्हें और क्या परेशान करना, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। दरअसल मुझे तुमसे काम है। पिताजी, एक राजा का जीवन हमेशा कठिनाइयों में ही गुजरता है। खैर, आप बताइए क्या हुक्म है आपके पास मेरे लिए? तुम तो जानते हो बेटा, यहाँ से दूर एक तालाब है जो हमारे राज्य में नहीं आता, लेकिन वहां से हमारे राज्य के लिए आने वाली यात्री पानी पीते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर उस तालाब के पीछे ऐसा क्या राज है? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आप वापस अपने महल चले जाइए। मैं अब तभी वापस आऊंगा जब इस राज का पता लगा लूंगा। शाबाश मेरे पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके बाद राजा हरि सिंह वहां से चला जाता है और कुछ देर के बाद राजकुमार लखन भी अपने घोड़े पर सवार होकर 6 घंटे का लंबा सफर तय करता है।
तालाब के पास पहुंचते हैं और उस तालाब के पास पहुंचते ही वो देखता है कि वहाँ एक सुंदर सी लड़की खड़ी हो जाती है जो कि झाड़ियों में कुछ खोज रही है। राजकुमार लखन अपने घोड़े से उतरकर उस सुंदर कन्या के पास जाता है। क्या हुआ सुंदर काली, तुम इतनी परेशानी में यहाँ क्यों खड़ी हो? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की? क्यों इस राज्य में लड़कियों से बात करना मना है? लड़कियों से बात करना मना नहीं है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी लक्ष्मी की बात सुनकर राजकुमार हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम राजकुमारी हो तो आम आदमी मैं भी नहीं हूँ। खैर जाने दो, बताओ वो क्या ढूंढ रही हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यहाँ मेरे सोने का हार खो गया है। मुझे पिताजी ने कुछ दिन पहले ही दिया था और पता नहीं वो कहाँ चला गया है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा इस जंगल में रहना ठीक नहीं है। तुम अपने महल वापस जाओ, तुम्हारा हार ढूंढकर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुनकर राजकुमारी मुस्कुराने लगती है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। राजकुमारी लक्ष्मी ये कहते हुए शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राजकुमार झाड़ियों में राजकुमारी का हार ढूंढने में लग जाता है। वो तालाब के करीब पहुँचता है तो एक कबूतर उसके सर पर मंडराने लगता है। वो देखता है कि उसका कबूतर के मुंह में सोने का हार है। तभी वो कबूतर उसके पास आकर सामने वाली टहनी पर बैठ जाता है और इंसानी आवाज में बोलता है, ये लो हार और जाकर राजकुमारी को दे दो। इंसानी आवाज में बोलते हुए कबूतर को देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है और कबूतर से कहता है, कौन हो तुम? कबूतर राजकुमार की बात का जवाब दिए बिना ही हार फेंक कर वहाँ से तेजी से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही राजकुमार काफी देर वहाँ परेशान खड़ा रहता है। उसके बाद राजकुमार घोड़े पर बैठकर फिर से सफर करने लगता है। कुछ ही देर बाद वो राजकुमारी लक्ष्मी के महल के अंदर जाता है। राजकुमारी लक्ष्मी के पिता राजा दीवान राजकुमार लखन को देखकर बोलते हैं, कौन हो तुम? माफी चाहता हूँ राजकुमार, लेकिन मैं अपनी पहचान छुपाना चाहता हूँ। फिलहाल तो मैं आपकी बेटी का खोया हुआ हार वापस लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजकुमार लखन राजकुमारी लक्ष्मी को उसका हार वापस करता है। ये देखकर राजा बुरी तरह से चौंक जाते हैं। ये तुमने कैसे किया? मेरे राज्य में बने उस तालाब के पास अगर कोई भी चीज खो जाती है तो कभी वापस नहीं मिलती। मुझे लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, क्योंकि आम इंसान वहाँ पर कोई हुई चीज कभी नहीं खोज सकता। चलो बताओ अब तुम कौन हो? राजकुमार लखन अपने बारे में बताने लगा। ये सुनकर राजा पूरी तरह से चौंक जाते हैं। क्या तुम वाकई ही राजकुमार हो? तभी तुमसे इस हार को खोज लिया, वरना मैं भी कहूँ कोई आम इंसान ये काम नहीं कर सकता। जिस समस्या का समाधान के लिए तुम अपने राज्य से निकले हो, मैं भी काफी समय से इस समस्या से परेशान हूँ। मैं भी अपने यात्रियों को बीमार होने की वजह से बहुत परेशान था। मैंने भी इस मसले का हल ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम इस समस्या का समाधान कर दोगे। क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मुझे भी पहली नजर में राजकुमारी से प्यार हो गया था। अगले दिन राजकुमार लखन और राजकुमारी लक्ष्मी का धूमधाम से विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ दिन बाद राजकुमारी लक्ष्मी और राजकुमारी लखन फूलन से भरे बगीचे में बैठे होते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है
कि आप मेरे से दूर न चले जाएं, क्योंकि जब मेरे पिताजी ने आपसे मेरी शादी की बात की तो आप एकदम से मान गए। आपने अपने पिताजी से पूछा भी नहीं। आप जब मुझे अपने राज्य में लेकर जाएंगे तो आपके पिताजी मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। मुझे इस बात का बहुत डर है। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। ये सुनते ही राजकुमारी लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ राजा हरि सिंह अपने महल के बगीचे में परेशानी की हालत में टहल रहा था। और कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी ही उसे इंसानी आवाज आने लगती है। वो इधर उधर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। तभी वही 20 साल पुराना कबूतर उसके सामने आता है और राजा को एकदम से याद आ जाता है कि वो यही कबूतर 20 साल पहले भी इंसानी आवाज में नजर आया था। पहले तो तुम मेरे हाथों से निकाले गए थे, लेकिन आज मेरे महल में हो। तुम आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाओगे। तुम मुझे नहीं मार सकते राजा, लेकिन खैर अभी मैं मरने मारने की बातें नहीं करने आया हूँ। तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। तुम्हें अपने बेटे को उस तालाब में जाने के लिए भेजा था ना, लेकिन वह तुम्हारा दुश्मन राजा देवान की बेटी राजकुमारी लक्ष्मी के साथ विवाह करके उसके महल में हंसी खुशी रह रहा है, और तुम यहाँ पागलों की तरह उसका इंतजार कर रहे हो। अगर यकीन नहीं आता तो अपने किसी जासूस को वहाँ भेजकर पता करवा लो। इतना बोलकर वो कबूतर फिर से राजा के आंखों के सामने से गायब हो जाता है। राजकुमार गुस्से में अपने महल के अंदर जाता है और अपनी मंत्री को जोर जोर से आवाज देने लगता है। मंत्री लक्ष्मण, यहाँ आओ जल्दी। राजा को इतनी परेशानी में देखकर मंत्री तेजी से उसके पास आता है। क्या हुआ मेरे राजा, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है मंत्री। मुझे खबर मिली है कि मेरे बेटे राजकुमार लखन ने मेरे दुश्मन की बेटी राजकुमारी लक्ष्मी से विवाह कर लिया है। ऐसा नहीं हो सकता राजकुमार, किसी ने आपको गलत खबर दी होगी। राजकुमार जानता है कि हमारी दुश्मनी है राजा देवान से, फिर भी ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मंत्री, जल्दी से किसी जासूस को भेजकर पता करवाओ कि ये बात सच है या नहीं। जरूर जरूर, कोई चल रहा है, ऐसा कभी ना हो सकता। मैं आज ही जासूस को देता हूँ, वो खबर जांच कर बताएगा। उसी दिन राजा हरि का जासूस अपने राज्य से निकल जाता है। कुछ दिन की यात्रा के बाद वो राजा दीवान के महल पहुंचता है। वहां जाकर वो खोजता है कि क्या बात सच है कि नहीं। उसे मालूम होता है कि ये बात सच है। राजकुमार ने राजा दीवान की बेटी से शादी कर ली है और अब वो हंसी खुशी वहीं पे अपना जीवन बिता रहा है। वो वापस कुछ दिनों के बाद महल में पहुंचता है और सारी बात राजा हरि सिंह को बताता है। राजा हरि सिंह ये सब सुनते ही गुस्से से तिलमिला उठता है और राजा दीवान के राज्य में जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दिनों के बाद राजा हरि सिंह राजा दीवान के महल के बाहर खड़ा होता है। वहीं राजा दीवान और उसकी बेटी लक्ष्मी भी खड़े थे। राजा हरि को देखकर राजा दीवान बुरी तरह से चौंक जाता है। आखिर दिख रही है तुम्हें अपनी औकात। तुम्हें जब पता चला कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ विवाह कर लिया तो तुमने अपने ही बेटे को मार दिया। ये सुनते ही राजा हरि को गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुमने मेरे बेटे को फंसाकर अपनी बेटी से विवाह कर दिया। अब तुम मुझे भी अपने शब्दों के जाल में उलझा रहे हो।
और मुझ पर मेरे ही बेटे के मारने का इल्जाम भी लगा रहे हो। इतना कहकर राजा हरि सिंह अपनी तलवार निकालता है और राजकुमारी लक्ष्मी पर एक ही बार में हमला कर देता है। वो एक ही झटके पे जमीन पे गिर जाती है और मौके पर एकदम तोड़ देती है। ये देखकर राजा दीवान गुस्से से लाल पीला हो जाता है और तलवार निकाल लेता है। वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे कि उन दोनों के कानों में एक साधु की आवाज पड़ती है। तुम दोनों कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहे और सच्चाई तुम दोनों को ही मालूम नहीं। तुम दोनों इसी लायक थे क्योंकि तुम दोनों लोगों पर बहुत जुल्म करने वाले हो। आपको हमारे बीच बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने मार दिया। तुमने क्या किया? मेरे बेटे को अपने बातों में उलझाकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। अब मुझ पर ही उसको मारने का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन तुम्हारा बेटा तो उन ज्यादा ही शक्लों के पीछे है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सुनते ही दोनों राजा बुरी तरह से चौंक गए। राजा मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र तड़पते ही वो सब के सब उसे जादू तालाब के पास पहुंच गए। जादुई कबूतर, सामने आओ। तुमने अपना बदला ले लिया है। इतना कहते ही कबूतर सामने आता है और देखते ही देखते वो एक सुंदर इंसान में बदल जाता है। देखते ही देखते सबके सब हैरान हो जाते हैं और राजा हरि सिंह बोलता है, तुम वही हो जिसकी मैंने बेटी को मारा था और मैंने पत्नी को। क्योंकि तुम दोनों ने अपनी राज्य को हासिल करने के लिए मेरे परिवार वालों का कत्ल कर दिया, इसीलिए मैंने सबका हिसाब ले लिया तुम दोनों से। जिसमें सामने तुम खड़े हो, ये जादुई तालाब जिसका ये राजा है, इसके अंदर एक नहीं दुनिया बसती है जिसे तुम वाकई नहीं जानते। ये इंसानों का रूप धर के इस तालाब से बाहर आया। तुमने इसके परिवार वालों को मार डाला और इस तालाब के बाहर आते ही इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए इसने बड़ी चालाकी से तुम दोनों से बदला लिया। मेरे तुम्हारे यात्रियों को बीमार करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि तुम उनके बारे में खोज जरूर करोगे और यहाँ अपने पुत्र को भेजोगे। मैंने राजकुमार का हार चुराया ताकि ये सारा खेल रचाया। मैंने तुम्हारी बेटी की शादी की वजह राजकुमार लखन को रूप धर लिया और राजा देवान के महल में मैं गया और राजकुमार लखन को जादुई जेल में डाल दिया और वो भूखा प्यासा मर गया होगा। इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही समय राजकुमार लखन की लाश वहाँ पर पड़ी होती है, जिसको देख राजा हरि सिंह फूट फूट कर रोने लगता है।